हेलो एवरीवन। अगर आप बीए सेमेस्टर 1 में हैं और आपका मेजर पेपर इकोनॉमिक्स है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी क्योंकि इसमें हम रिव्यू सेमेस्टर 1 एफवाई यूजीपी 2025 टू 29 मेजर पेपर 1 इकोनॉमिक्स का सिलेबस को डिस्कस करेंगे। सिलेबस का डिटेल एक्सप्लेनेशन को भी समझेंगे और ये भी समझेंगे कि आपको इसके लिए कैसे, क्या और कितना पढ़ना होगा, जिससे आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। तो दोस्तों, ये है आपका सिलेबस। सेमेस्टर 1 इकोनॉमिक्स मेजर 1 4 क्रेडिट्स का पेपर है। माइक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स दो तरह की होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। फिलहाल आप लोगों को सेमेस्टर 1 में माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ना है। आपके सिलेबस को 5 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट यूनिट है कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड, सेकंड यूनिट है थ्योरी ऑफ कॉस्ट एंड प्रोडक्शन, थर्ड यूनिट है मार्केट स्ट्रक्चर, फोर्थ यूनिट है फैक्टर प्राइसिंग एंड फिफ्थ यूनिट है वेलफेयर इकोनॉमिक्स। सिलेबस को हम यूनिट वाइज समझेंगे। पहले फर्स्ट यूनिट को समझ लेते हैं। एक बार सिलेबस को रीड कर लेते हैं। यूनिट 1 कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। 1.1 कार्डिनल एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी, इंडिफरेंस कर्व्स, बजट कॉन्स्टेंट्स, इनकम इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। 1.2 कार्डिनल एंड ऑर्डिनल, superiority of indifference curve analysis, mathematical derivation of consumers equilibrium. 1.3 derivation of demand curve from indifference curve, factors influencing demand, change in demand and Angel's curve, demand for complementary and substitute goods. 1.4 consumer surplus and its measurement, Marshall and Hicksian's application of consumer surplus, water diamond paradox. 1.5 price income and cross elasticity, measurement of elasticity of demand, elasticity of substitution, relationship between price elasticity, income elasticity and substitution elasticity. अब आपको यूनिट 1 को समझने से पहले एक चीज समझना होगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है। बहुत स्टूडेंट्स को लगता है कि इकोनॉमिक्स का मतलब सिर्फ डिमांड, सप्लाई या ग्राफ्स है, लेकिन एक्चुअली माइक्रो इकोनॉमिक्स एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जो हमें बताता है कि इंडिविजुअल लेवल पर डिसीजन कैसे लिया जाता है, चाहे वो कंज्यूमर हो या प्रोड्यूसर। माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली दो लोगों की कहानी है। एक तरफ कंज्यूमर जो चीज़ों को खरीदता है और दूसरी तरफ प्रोड्यूसर जो चीज़ों को बनाता है, और इन दोनों के बीच मार्केट का सिस्टम कैसे काम करता है, वही हम पूरे सिलेबस में सीखने वाले हैं। अब आप सोचिए कि आप मार्केट गए हो और आपके पास 100 रुपए हैं। आपको डिसाइड करना है कि बर्गर लूं, कोल्ड ड्रिंक लूं या दोनों ही ले लूं। यही डिसीजन मेकिंग प्रोसेस माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहला टॉपिक है, यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन। जब आप पहला बर्गर खाते हो तो बहुत मजा आता है, दूसरा बर्गर खाते हो तो थोड़ा कम मजा आता है, और तीसरा में बिल्कुल ही कम। इसको कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब आप जैसे जैसे एडिशनल यूनिट को लेते हो वैसे वैसे आपकी सेटिस्फैक्शन कम होती जाती है। इस थ्योरी को समझने के दो तरीके हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच कहता है कि सेटिस्फैक्शन को नंबर्स में मेजर किया जा सकता है। जैसे आपने बर्गर खाया तो आपको कुछ सेटिस्फैक्शन मिला होगा, आप इसे मेजर कर सकते हो, जैसे 10 यूटिल्स, 20 यूटिल्स। लेकिन ऑर्डिनल अप्रोच कहता है कि सेटिस्फैक्शन को नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते हैं, सिर्फ रैंक कर सकते हैं। मतलब आपको चाय कॉफी से ज्यादा पसंद है, लेकिन कितना ज्यादा ये एग्जैक्ट आप नंबर में नहीं बता सकते हो। वहीं पर आप कार्डिनल अप्रोच में इसे नंबर में बता सकते हो, बट ऑर्डिनल में आपको ऐसा नहीं करना होता है। मतलब आप इसमें सिर्फ इतना ही बता सकते हो कि आपको चाय कॉफी से ज्यादा ही पसंद है। आप रैंकिंग इसमें नहीं, आप इसमें नंबर नहीं बता सकते। फिर आता है इंडिफरेंस कर्व। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इंडिफरेंस कर्व बताता है कि कंज्यूमर को दो अलग कॉम्बिनेशन से सेम सेटिस्फैक्शन मिल सकती है। जैसे 2 पिज्जा और 1 कोल्ड ड्रिंक से जितनी हैप्पीनेस मिल रही है, उतनी ही 1 पिज्जा और 2 कोल्ड ड्रिंक से मिल रही है। मतलब कंज्यूमर इंडिफरेंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास लिमिटेड इनकम होती है। यहाँ आता है बजट लाइन। बजट लाइन बताता है कि आप अपने पैसे के अकॉर्डिंग मैक्सिमम क्या खरीद सकते हो। अगर इनकम बढ़ जाए तो बजट लाइन बाहर शिफ्ट हो जाती है। अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ जाए तो उसका स्लोप भी चेंज हो जाता है। अब मान लीजिए किसी प्रोडक्ट का प्राइस कम हो गया, डिमांड क्यों बढ़ेगी? इसको समझने के लिए 3 इफेक्ट्स बताए गए हैं, प्राइस इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट। जब प्राइस कम होता है तो वो प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से रिलेटिवली सस्ता हो जाता है, ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। साथ ही आपको लगता है जैसे आपकी इनकम बढ़ गई हो, ये इनकम इफेक्ट है। इन दोनों का टोटल इम्पैक्ट होता है प्राइस इफेक्ट।
अगर आपको समझ नहीं भी आ रही हो तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हम इसे आगे भी पढ़ने वाले हैं, तो वहाँ आप अच्छे से समझ सकते हैं। यूनिट 1 में इलास्टिसिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इलास्टिसिटी बताता है कि प्राइस चेंज होने पर डिमांड कितनी चेंज होती है। अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ता है तो डिमांड बहुत कम नहीं होती, क्योंकि पेट्रोल ज़रूरत है। लेकिन अगर लग्ज़री बैग का प्राइस बढ़ा तो डिमांड तुरंत गिर सकती है। इसी को प्राइस इलास्टिसिटी कहते हैं। वाटर डायमंड पैराडॉक्स भी इसी यूनिट में आता है। पानी जिंदगी के लिए ज़रूरी है, फिर भी सस्ता है, और डायमंड उतना ज़रूरी नहीं है, फिर भी महंगा है। क्यों? क्योंकि प्राइस मार्जिनल यूटिलिटी पर डिपेंड करता है, टोटल यूटिलिटी पर नहीं। तो यूनिट 1 में इतना ही पढ़ना है आपको। अब चलते हैं यूनिट 2 की तरफ। यूनिट 2 में है थ्योरी ऑफ कॉस्ट एंड प्रोडक्शन, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, isoquant analysis, production decision and expansion path, law of variable proportions, return to scale or economies of scale, homogeneous production function, Cobb-Douglas production function and its properties, concepts of cost and their interrelationship, short run and long run cost curve, explanation of the U-shape of the long run average cost curve and L-shaped long run average cost curve. यहाँ हम प्रोड्यूसर की दुनिया में एंटर करते हैं। प्रोड्यूसर का मेन एम होता है मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना। प्रोडक्शन फंक्शन बताता है कि कितना इनपुट यूज करने पर कितना आउटपुट मिलेगा। शॉर्ट रन में कुछ चीजें फिक्स्ड होती है, जैसे बिल्डिंग मशीन। लॉन्ग रन में सब चेंज हो सकता है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बताता है कि जब आप एक फिक्स्ड फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते हो तो पहला आउटपुट तेजी से बढ़ता है, फिर धीरे बढ़ता है और फिर गिरने लगता है। इसीलिए प्रोडक्शन के 3 स्टेज होते हैं। एग्जाम में इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर कॉस्ट कॉन्सेप्ट आते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट बताता है कि एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने में कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगा। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का कर्व यू शेप्ड होता है, क्योंकि शुरू में इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल मिलती है और बाद में डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। अब आते हैं यूनिट 3 पर। मार्केट स्ट्रक्चर, रेवेन्यू एंड देयर इंटर रिलेशनशिप, डिटरमाइनिंग एवरेज एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व्स from total revenue curve, relationship between AR, MR and elasticity of demand, markets, perfect and imperfect markets, equilibrium of the firm and industry under perfect competition, derivation of supply curve, price determination under perfect competition, monopoly price and output determination, short run and long run, price discrimination, monopolistic competition, price and output determination, individual and group equilibrium, importance of selling cost, oligopoly, kinked demand curve theory। इस यूनिट में हम यहाँ पर देखते हैं कि मार्केट में कंपटीशन कितना है। परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारे सेलर्स होते हैं और प्रोडक्ट सेम होता है। यहाँ फर्म प्राइस टेकर होती है। मोनोपोली में सिर्फ एक सेलर होता है और वो प्राइस मेकर होता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सेलर बहुत होते हैं, लेकिन प्रोडक्ट थोड़ा डिफरेंट होता है, जैसे शैम्पू ब्रांड। ओलिगोपोली में कुछ ही फर्म्स मार्केट को कंट्रोल करती हैं और एक दूसरे पर डिपेंड करती है। अब आते हैं यूनिट 4 पर। यूनिट 4 फैक्टर प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एडिंग अप प्रॉब्लम, यूलर्स थ्योरम, वेज डिटर्मिनेशन, डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी, कलेक्टिव बार्गेनिंग थ्योरी, रिकार्डियन एंड मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट, क्लासिकल एंड कीनेसियन थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट, इनोवेशन रिस्क एंड अनसर्टेनिटी थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। यहाँ हम देखते हैं कि लेबर को वेज कैसे मिलती है, मतलब पैसा। लैंड को रेंट कैसे मिलता है, कैपिटल को इंटरेस्ट कैसे मिलता है और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट कैसे मिलता है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी कहता है कि हर फैक्टर को उसके कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग रिवॉर्ड मिलता है। यूनिट 5 है वेलफेयर इकोनॉमिक्स। वेलफेयर इकोनॉमिक्स, इंडिविजुअल एंड सोशल वेलफेयर, रोल ऑफ वैल्यू जजमेंट्स इन वेलफेयर इकोनॉमिक्स, पेरेटो क्राइटेरियन ऑफ सोशल वेलफेयर, मार्जिनल कंडीशंस ऑफ पेरेटो ऑप्टिमम, क्लासिकल वेलफेयर इकोनॉमिक्स, पिगो एरोस पॉसिबिलिटी थ्योरम। यहाँ फोकस इंडिविजुअल से सोसाइटी पर शिफ्ट हो जाता है। पैरेटो ऑप्टिमम बताता है कि ऐसे सिचुएशन जहाँ किसी को बेटर करे बिना किसी और को वर्स ना करे, मतलब किसी को अच्छा किए बिना किसी को बुरा ना करे। पिगो ने कहा कि गवर्नमेंट को वेलफेयर बढ़ाने के लिए इंटरवीन करना चाहिए।
एरो ने बताया कि परफेक्ट डेमोक्रेटिक डिसीजन सिस्टम थियोरेटिकल पॉसिबल नहीं है, कुछ कंडीशंस के साथ। अगर आप पूरा सिलेबस देखें तो आप नोटिस करेंगे कि ये स्टोरी की तरह है। पहला कंज्यूमर का बिहेवियर, फिर प्रोड्यूसर का प्रोडक्शन, फिर मार्केट का स्ट्रक्चर, फिर फैक्टर की अर्निंग और लास्ट में सोसाइटी का वेलफेयर। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से यूनिट 1 और यूनिट 3 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डायग्राम प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए और थ्योरीज के नाम याद होने चाहिए। मैंने अपनी तरफ से सिलेबस को थोड़ा समझाने की कोशिश की है। अगर आपको फिर भी सिलेबस ना समझ आया हो तो आप परेशान ना हो। हम लोग जब इसे पढ़ रहे होंगे तो आप समझ जाएंगे वहाँ पर। इसी चैनल पर पूरे सिलेबस को कवर करेंगे एग्जाम से पहले।